अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट गैदरिंग में स्पेसेस को इंस्टॉल किया। उसको इंस्टॉल करने के बाद मैंने आप लोगों से कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स शेयर की जिसमें आप लोगों को डेटा एंट्री सिखाया और आई होप कि आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी की। आपको बताया कि यहाँ से क्वेश्चनर लें, उसको फिल करवा लें और फिर उसके मेजर जो पर्पस था वो जाहिर है ये था कि जो SPSS हमने इंस्टॉल किया है और जो डेटा एंट्री मैंने बताई है उसकी आप प्रैक्टिस कर लें और उस पर आपकी किसी हद तक कमांड हो जाए। आई होप कि आपकी इतना काम करने से आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं और आपको इन चीज़ों को यानी क्वेश्चनर को कम अज़ कम विद रिस्पेक्ट टू SPSS हैंडल करना आ जाना चाहिए या आ गया होगा। और आप लोग अब अगर आइंदा फ्यूचर में कोई क्वेश्चनर फिल करवाते हैं और उसकी डेटा एंट्री आपको करनी पड़ती है तो वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी या कम से कम आपको उसकी अच्छी नाव हाव होगी। आज हम फर्दर स्टूडेंट्स SPSS में ही फर्दर एनालिसिस करने जा रहे हैं। बेसिकली देखें, मसला ये है कि आप लोगों ने जो चीज़ें मैनुअल पढ़नी है, मैनुअल पढ़ी इसलिए जाती हैं ताकि पता चले ये चीज़ कहाँ से आई और किस तरह काम करती है और उसके बाद SPSS में उसको बताने का पर्पस है कि आप अब फ्यूचर में जब उन चीज़ों को अप्लाई करें तो आप उन्हें SPSS में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और चूंकि मैनुअल भी पढ़ा होगा फिर आप उसे SPSS में अप्लाई करेंगे तो आपको बैकग्राउंड भी अच्छा पता होगा और आप उसे देखिए ना, अब आप जब फ्यूचर में इसे अप्लाई करेंगे यूजिंग SPSS तो आपको फार्मूलाए वगैरह तो याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बैकएंड पे पता तो होगा ना कि क्या फार्मूले थे जो हमने पढ़े थे, वो किस तरह चलते थे और चीजें किस तरह से कैलकुलेट होती थी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैंने जो आपको मैनुअली रिग्रेशन पढ़ाया है, आज मैं आपको SPSS में ये बताने वाला हूँ कि आपने रिग्रेशन मॉडल को यूजिंग SPSS कैसे अप्लाई करना है। आज का हमारा पर्पस जो डिस्कशन है वो इसी चीज पर होगी, दैट हाउ टू फिट द लीनियर रिग्रेशन यूजिंग SPSS। इससे पहले मैं आपको एक और छोटी सी बात बता देता हूँ। SPSS में एक तो वो डेटा है ना जो हम खुद एंटर करते हैं जैसे आप लोगों ने किया, उसके अलावा कुछ डेटा सेट्स मौजूद होते हैं SPSS में, यानी ऑलरेडी SPSS में कुछ डेटा सेट स्टोर है जिन्हें हम प्रैक्टिस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। वो कहाँ पर स्टोर है पहले मैं आपको वो बताने वाला हूँ, फिर उनमें से एक डेटा सेट ले लूंगा बता के मेरा एंट्री का टाइम बच जाए और उस डेटा सेट को मैं यूज करते हुए फिर आपको रिग्रेशन बताऊंगा। ये जाहिर है जो मैं टाइम सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ वो वाला टाइम है जो डेटा एंट्री का टाइम है। अगर आप डेटा एंट्री कर चुके हैं तो अगला काम बिल्कुल वैसे ही चलेगा। डेटा एंट्री तक तो मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका हूँ। तो मैं आपको फिलहाल ये बताने लगा हूँ कि कहाँ डेटास पड़े हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। फाइल पर जाना है आपने, फाइल पर सबसे पहले, और यहाँ से आपने जाना है ओपन पर, ओपन पर, और ओपन से आपने जाना है डेटा पर। ये देख लें, ये जो येलो आपको नजर आ रहे हैं ना इस वक्त, इन 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 कमांड्स पे आपने जाना है और डेटा पर मैंने एक क्लिक कर दिया तो आपके सामने ये एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इससे आपने जाना है सी ड्राइव में, क्योंकि हमने स्पेसेस को सी ड्राइव में इंस्टॉल किया था। सी ड्राइव में गए, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में मल्टीप्लाई बाय 86 अगर है, अगर नहीं है तो सिर्फ प्रोग्राम फाइल्स होगा। इसमें गए मल्टीप्लाई बाय 86 वाले में IBM, ठीक है। IBM से आपने SPSS स्टैटिस्टिक्स 20, और ये जो फाइल्स खुलेंगी इनमें एक होगा सैंपल्स, इसमें इंग्लिश, और ये सारी वो फाइल्स हैं जो SPSS में पड़ी हैं। ठीक है, जाहिर है कि काफी सारे फोल्डर्स में हम गए तो आपको वीडियो आपके पास स्टोर है, आप इसे आराम से देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ हमने जाना। इनमें से मैं एक फाइल कोई भी ओपन कर लेता हूँ। आमतौर पे मैं बैंक लोन डॉट बाइनिंग वाली फाइल यूज करता हूँ, इसमें वेरिएबल जो है वो अच्छे सूटेबल है। तो इस फाइल को मैं ओपन करने वाला हूँ और फिर आपको इस फाइल में जो डेटा होगा वो मेरा SPSS में आ जाएगा और फिर मैं आपको फर्दर इससे सिखा सकता हूँ आगे चलना, यानी रिग्रेशन को। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ओके, तो स्क्रीन शेयर हैज स्टॉप्स एज द शेयर्ड विंडो इज क्लोज्ड। ओके, मैं आपसे दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ क्योंकि नई स्क्रीन खुली है। ये ले जनाब, आई होप कि आपको ये डेटा सेट अब नजर आ रहा है। पहला वेरिएबल आप नोटिस कर रहे हैं एज है,
दूसरा वेरिएबल ये लेवल ऑफ एजुकेशन है, तीसरा ईयर्स विद करंट एम्प्लॉयर, चौथा ईयर्स एट करंट एड्रेस, पांचवा इनकम। भी आप देख रहे हैं साथ उसका आ जाता है वो वहां पर जो है। ये वेरिएबल व्यू में जाए, जरा वेरिएबल व्यू में चलते हैं, थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं। ये देखें पहला एज है, ये जो लेबल है ये वहां पर शो हो रहा था ना साथ साथ हमें येलो में, एज है। ये क्या है एज, ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैटेगोरिकल है या न्यूमेरिकल वेरिएबल है, तो ये न्यूमेरिकल वेरिएबल है, क्वांटिटेटिव है, सही है ना। एज, एजुकेशन, लेवल ऑफ एजुकेशन ऑर्डिनल है, ये इसकी कैटेगरीज भी बनी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये कैटेगरीज है। यानी 1 है डू नॉट कंप्लीट हाई स्कूल, 2 है हाई स्कूल डिग्री, 3 है सम कॉलेज, 4 है कॉलेज डिग्री और 5 है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट है, ये भी कितने ईयर्स विद करंट, कितने साल हो गए, अगेन क्वांटिटेटिव है। एड्रेस, करंट ईयर्स, करंट एड्रेस पे कितने साल हो गए। इनकम, हाउस होल्ड इनकम क्या है। सारे के सारे वेरिएबल जो है ना ये क्वांटिटेटिव। आखिरी वेरिएबल डिफॉल्ट, यानी प्रीवियसली डिफॉल्ट, यानी बैंक डिफॉल्ट प्रीवियसली किया है या नहीं किया। दो कैटेगरीज है, अगेन कैटेगोरिकल वेरिएबल है, यस नो आगे पीछे हो सकते थे, तो इसलिए ये नॉमिनल स्केल पर है। ठीक है, तो ये हो गया एक डेटा सेट जो मैंने ऑलरेडी स्टोर था, इसको यूज कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है कि जनाब क्या हो रहा है जी। एक चीज है, अब मैं सपोज ये देखें, मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक रिग्रेशन फिट करूँ जिसमें इनकम को मैं प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द एज, सही है ना। यानी जो मैं वाई रख रहा हूँ वो किसे रख रहा हूँ, इनकम को, और एक्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो किसे रख रहा हूँ, एज को। अब डेटा व्यू में है, ये देखें ये इनकम है मेरा और ये मेरा वेरिएबल जो है ये एज है। इनकम को मैं डिपेंडेंट वेरिएबल रखना चाहता हूँ, एज को मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखना चाहता हूँ। बाकी भी वेरिएबल्स मौजूद है, मैं उन्हें नहीं यूज कर रहा, अभी कर सकता हूँ लेकिन मैंने अभी नहीं यूज करना। मैंने सिर्फ इनकम को रिग्रेस करना है एज पर। मेरा पर्पज ये है कि मैंने बस इनकम को एज पर देखना, तो ठीक है। तो ये कौन सी रिग्रेशन कहलाएगी, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, जिसमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। बच्चों क्लियर कर लो, अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो उसको सिंपल लीनियर रिग्रेशन कहते हैं और अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो उसको हम मल्टीपल रिग्रेशन कहेंगे। यानी एक इंडिपेंडेंट तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन, और अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, यानी मैं अगर इनकम को कहूँ कि मैं इनकम को रिग्रेस करना चाहता हूँ एज पर भी और एक्सपीरियंस, ये एम्प्लॉयमेंट के साल है ना, एक्सपीरियंस पर भी, जाहिर है इनकम एक्सपीरियंस पर भी डिपेंड करती है कि कितने साल हो गए जॉब पर, इन दोनों पर करना चाहता हूँ, तो ये अब रिग्रेशन क्या कहलाएगी, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अगर लीनियर मॉडल फिट करो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कहलाएगी। और अगर सिर्फ एक पर कर रहा हूँ, इनकम को सिर्फ एज पर कर रहा हूँ, तो ये क्या कहलाएगी, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अभी मैं पहले सिंपल लीनियर रिग्रेशन आपको बताने चाह रहा हूँ। आपने एनालाइज पे जाना है, ये जो बहुत सारे बटन है, मैं आपको बस जरूरी सारे बटन तो नहीं बताऊंगा, जरूरी बताऊंगा। एनालाइज पर गए, एनालाइज पर है रिग्रेशन, और रिग्रेशन से आगे है लीनियर। ये ऑप्शंस देख ले गौर से, एनालाइज, रिग्रेशन, लीनियर। लेकिन इससे पहले बात क्या है कि हमारे पास डेटा सेट मौजूद है, हमने एंटर कर लिया हुआ डेटा सेट हमारे पास मौजूद है। अब हम रिग्रेशन करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपने लीनियर रिग्रेशन अगर फिट करनी है तो एनालाइज, रिग्रेशन और लीनियर। ये मैं लीनियर पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप यहाँ देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है डिपेंडेंट और ये लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट, और साथ बने हुए एरो के निशान। यानी जिस वेरिएबल को आपने डिपेंडेंट कहा था उसको इधर से सिलेक्ट करना है। जैसे ये मैंने हाउस होल्ड इनकम मैंने कहा था, इनकम मैंने प्रेडिक्ट करनी है, तो इनकम मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है, ये वाला बटन दबाएंगे तो वो डिपेंडेंट में चला जाएगा। यहाँ से इस बॉक्स में से आप सिलेक्ट करोगे डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट को, ये बटन दबाओगे वो डिपेंडेंट है तो उधर चला जाएगा, इंडिपेंडेंट का बटन दबाओगे तो इंडिपेंडेंट में चला जाएगा। अब आपने हाउस होल्ड इनकम रख ली है डिपेंडेंट में, तो एज में रखना चाहता हूँ इंडिपेंडेंट में, मैंने एज को किया सेलेक्ट, ये बटन किया प्रेस और एज आ गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। और अभी मैं कोई बटन छेड़ने के लिए आपसे नहीं कह रहा, सारे बटन ऐसे ही रहने दो।
एक नजर इस स्टैटिस्टिक्स वाले बटन पे डालते हैं, स्टैटिस्टिक्स वाले बटन पे क्लिक करते हैं। इसमें हम बेसिकली उसे ये बताते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। अभी एस्टिमेट्स पे क्लिक है, मॉडल फिट पर क्लिक है और डर्बन वैटसन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्यों इन पर ही क्लिक किया हमने। इनके रिजल्ट्स हमें वहां पर शो होंगे सिर्फ जिन पर हमने क्लिक किया हुआ। तो यहाँ से मैं डर्बन वैटसन को क्लिक करके कंटिन्यू कर, और अभी मैंने इस आउटपुट इस डायलॉग बॉक्स पे कुछ नहीं किया है। ठीक है जनाब, तो अब मैं इसको ओके करूंगा तो एक आउटपुट स्क्रीन खुलेगी। वो शायद आपको एकदम से नजर नहीं आएगी, उसे मुझे शेयर करना पड़ेगा। लेकिन आप जब अपना क्लिक करेंगे तो आपको एकदम से एक आउटपुट नया नई स्क्रीन नई विंडो खुलेगी और उस पर आउटपुट आपको इसका शो होगा। आई थिंक ये आपको भी शो नहीं हो रहा होगा, तो मैं इसको दोबारा स्टॉप करके आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ उस आउटपुट स्क्रीन को। जी, ये आउटपुट स्क्रीन आपके सामने आई। अच्छा जी, आप सबसे पहले ये टेबल आपके सामने रिग्रेशन लिखा हुआ है, आपने जो फिट किया ये टेबल आपके सामने। इस टेबल में वो बता रहा है कि जो एक मॉडल आपने फिट किया इसमें वेरिएबल कौन से एंटर किए हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होंगे ना वो यहाँ शो हो रहे होंगे। कौन सा एज था, एज ही था ना इंडिपेंडेंट वो, और जो डिपेंडेंट है ये नीचे शो हो रहा होगा, हाउस होल्ड इनकम। ठीक है, वो नीचे आपको शो हो रहा है। ठीक है, दैट्स परफेक्ट, कोई मसला नहीं है उसमें। अगर वो नीचे भी शो हो रहा है तो आपको पता लग रहा है कि ठीक है ये चीज़ और ये चीज़ है। आप ये डिपेंडेंट हो गया, ये वेरिएबल जो है ये इंडिपेंडेंट आ रहे, जो इंडिपेंडेंट होंगे वो यहाँ शो होंगे। तो ये सिर्फ ये जो टेबल है इसका एनालिसिस से लेना देना नहीं है, ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव आपको चीजें इंफॉर्मेशन कुछ दे रहा है कि आपने मॉडल में डिपेंडेंट कौन सा रखा हुआ है और इंडिपेंडेंट कौन सा रखा हुआ है। जो एनालिसिस वाला टेबल है जिसमें कुछ रिजल्ट है वो ये टेबल है, ये टेबल है दूसरा, और इसके बाद ये तीन टेबल, सॉरी ये चौथा, ये चार टेबल जो है ऊपर वाला सबसे ऊपर है ये समरी, एनोवा, कोएफिशिएंट्स एंड सो ऑन। अभी मैं मॉडल समरी एनोवा पे भी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ ये कोएफिशिएंट वाले टेबल पे। ये वाला जो टेबल है कोएफिशिएंट वाला टेबल, ताकि आपको ये बता सकूं कि ये मॉडल सबसे पहले आपने लिखना कैसे। देखो, आपने क्या किया था मैन्युअली, थोड़ा सा याद करो। आपके पास एक डेटा सेट था जिसमें एक y था एक x था। यहाँ पर हमारा y क्या है, इनकम, x क्या है, एज। ठीक हो गया। मैं यही डेटा आपको दूं और कहूँ मैनुअल करो तो आप मैनुअली कैसे करोगे, पहले b का फार्मूला लगाओगे, उसकी कैलकुलेशंस करोगे, b का आंसर आएगा, फिर उसको a के फार्मूले में पुट करोगे और फिर a का आंसर आएगा, फिर उसको मॉडल में फिट कर दो। ऐसे करोगे ना। तो वही काम आपके लिए अगर एसपीएसएस कर दे कि आपको बी और ए की डायरेक्ट वैल्यूज कैलकुलेट करके दे दे, तो आपकी वो सारी की सारी जो कैलकुलेशन वाली खवारी है वो बच जाएगी। और जाहिर है मैनुअल करने का पर्पज ये था कि हमें पता तो चले ना चीजें चलती कैसे हैं, लेकिन ये उसे कैलकुलेट करके आपको दे देगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो टेबल है कोएफिशिएंट्स का, और इसमें ये जो पहले दो आंसर्स हैं बी के, कोएफिशिएंट वाले टेबल में जो बी के दो आंसर्स हैं, इनमें से जो आंसर वेरिएबल के सामने लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सामने लिखा हुआ है जो कि आपका एक्स था, उसके सामने लिखा हुआ है, याद रखना वो बी होगा। एज इन ईयर्स, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, एज दिया था ना हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसके सामने बी का जो आंसर है ये आपका मॉडल के अंदर जो बी है ये उसका आंसर है, और जो कांस्टेंट के सामने बी का आंसर है, ये जो मॉडल में ए है ये उसका आंसर है। यानी मॉडल आपका क्या होता है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स था। तो अब मॉडल क्या बनेगा, y इज इक्वल टू ए, यानी ए की जगह आप क्या लिखोगे, -44.666 प्लस 2.610 x। ये आपका मॉडल बनेगा। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि इसको मैं लिख कर भी अगर आपको दिखा दूँ तो कोई उसमें प्रॉब्लम शायद ना हो। अब बस वैल्यूज याद रख लो, -44.66 2.10। तो मैं वर्ड की कोई फाइल ट्राई करता हूँ कि आपके सामने मैं खोल सकूँ, और उसको खोल के आपसे शेयर करता हूँ।
ठीक है, मैं उस स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ और आपके साथ वर्ड की फाइल को शेयर करने की कोशिश करता हूँ ताकि मॉडल लिख के बताऊँ आपको। अच्छा, मैं वहाँ से टेबल भी क्यों ना कॉपी कर लूँ ताकि यहाँ से टेबल पड़ा हो, एसपीएसएस का जो रिजल्ट आया ना कोएफिशिएंट वाला, वो सिंपल आप उसके ऊपर क्लिक करके उसे कॉपी कर सकते हैं और वर्ड की फाइल जो आपको इस वक्त शो हो रही है ना, मैं इसमें पेस्ट कर रहा हूँ। आपको आई होप कि आपको नजर आ रहा है कि उस वर्ड की फाइल में मैंने टेबल को पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये मैंने टेबल ले आया हूँ। अब मुझे मॉडल लिखना है, कैसे लिखूंगा? y इज इक्वल टू ए क्या है जी, -44.66 प्लस 2.610 x, ये बच्चों आपका मॉडल होगा। ठीक है, y क्या था? अब y याद रखना, मैंने तो y लिख दिया ना। y क्या है यहाँ पर? y इज वेयर y इज इक्वल टू, वेयर y इज इक्वल टू, क्या था y? ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपको, हाउस होल्ड इनकम, इनकम था ना, हाउस होल्ड इनकम। और x क्या था? x इज इक्वल टू एज इन ईयर्स, एज इन ईयर्स। ये आपका y और x और ये मॉडल। यानी अगर आप इस डेटा के मुताबिक ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी की एज सपोज 25 है तो उसकी इनकम क्या होगी, या अगर किसी की एज 40 है तो उसकी इनकम क्या होगी, या अगर किसी की एज 50 है तो इसकी इनकम क्या होगी, तो आप इस मॉडल को यूज कर सकते हैं। यानी आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू -44.66 प्लस 2.610, और एज अगर 50 के लिए आपने इनकम पता करनी तो यहाँ 50 लगा देंगे x की जगह, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 2.610 के साथ, और प्लस करेंगे -44.66 के साथ, जो कि एक्चुअली माइनस हो रहा है। जब माइनस कर देंगे तो आपके पास y का एक आंसर आएगा, वही एस्टिमेटेड वैल्यू होगी एज 50 के लिए इनकम की। ये काम हम इस मॉडल से कर रहे हैं। अभी मुझे आपको जो बाकी एनालिसिस के रिजल्ट्स आए थे वो भी आपको एक्सप्लेन करने हैं, वो भी मैंने आपको समझाने हैं, वो आपको आगे एनालिसिस में काम आने हैं। लेकिन अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि आप किस तरह से एसपीएसएस को यूज करके मॉडल लिख सकते हैं, और कुछ चीजें मैं एनालिसिस की आपको अगली वीडियो में बताता हूँ। ठीक है बच्चों, शाबाश, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।